Good morning, students. Today we will study the answer key of chapter number 14. Ninth class science chapter number 14, that is natural resources. Okay, natural resources के बारे में. So solve NCERT answer questions. Question number first. How is our atmosphere different from the atmosphere on Venus and Mars? Question is कि हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर विनस और मार्स के कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे है, कि हाउ कैन वी कंपेयर द एटमॉस्फेयर ऑफ विनस एंड मार्स एज कंपेयर टू अर्थ. ओके, तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैनी टाइप ऑफ गैसेस मिक्सर के वे में है. ओके, मैनी टाइप ऑफ गैसेस की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लेवल पे अगर करेंगे तो 78% नाइट्रोजन. ओके, 78% हमारी N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस रहेगी एंड 21% ऑक्सीजन, 0.03% CO2 प्लस मैनी अदर वेपर्स दैट इन वाटर वेपर्स. ठीक है, और उनकी जो क्वांटिटी रहेगी हमारी वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कभी ज़्यादा कभी कम होती रहेगी. बट ये भी हमारी जो जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डिनोट की है 78, 0.03 एंड 21 ऑल आर इन 8 अबाउट अमाउंट. ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें भी वेरी हो सकता है. जैसे आप बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 78.08%. ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज 20.95. So student, answer is the main difference is the composition of both the atmosphere on the earth and Mars and Venus is that earth contains 78% nitrogen, 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide plus water vapors in variation. Okay, और अगर हम बात करते हैं Venus and Mars की तो वहाँ पर सिर्फ CO2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा ओनली. ठीक है, मार्स कंटेन ओनली CO2 एट अबाउट लगभग ये रहेगी 95 to 97%. और ह्यूमन बीइंग के सर्वाइव के लिए एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हैं तो हमारे लिए अकेले CO2 में सर्वाइव करना वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट, कि हमारा एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट की तरह काम कैसे करता है. ठीक है, एज ए ब्लैंकेट, बिकॉज हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो रियल में एज ए ब्लैंकेट ही है. क्यों है वो? बिकॉज इट कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली कांस्टेंट. ये हमारे अर्थ के जो टेम्परेचर ना डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग. ठीक है, कि नाइट को अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा हो जाता है एंड आफ्टरनून को अर्ली मॉर्निंग में कम होगा बिल्कुल टेम्परेचर की बात करते तो, और आफ्टरनून में ज़्यादा हो जाता है. तो उसके बीच का जो वेरिएशन रहेगा ना जो टेम्परेचर का, उसको कांस्टेंट रखता है ये होल द ईयर, कंप्लीट ईयर के अंदर, डे टाइम एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर. ओके, सेकेंड वन इज इट प्रिवेंट ए सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ये डे टाइम के अंदर, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, देन सनराइज के टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज करता है. आफ्टरनून हाईएस्ट लेवल पे, देन वापस गोज डाउन. ओके, एंड द सनसेट टाइम इट गोज फेयर डाउन. ओ नेक्स्ट वन इज स्लो डाउन एंड escape द हीट फ्रॉम सरफेस. सरफेस की जो हीट है उसको भी escape करने का काम करता है, कुछ लेवल तक जो हीट है उसको भी बाहर निकालने का. अदर सरफेस ड्यूरिंग नाइट टाइम. ओके, जो हमारे एक ब्लैंकेट काम करता है हीट को रोकने का, हीट को ट्रांसफर करने का. ठीक है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिए हुए A, B एंड C. सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन सी एटमॉस्फेयर इज एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट. नेक्स्ट वन इज व्हाट causes winds. Have you studied in class 7th 8th science atmosphere, wind, storms and cyclones? Okay, weather, climate and adaptation. In that chapter you have studied how cause winds, कि हवाएं चलती कैसे है. इन सब के पीछे एक ही रीज़न रहता है हमारा, सनलाइट, हीट अप, टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है,
और हमारे जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उसका जो मेन सबसे जो फैक्टर का काम कर रहा है वो सनलाइट है। सन यहाँ पे एज ए हीटर काम कर रहा है, ठीक है। तो अनइक्वल हीटिंग, फर्स्ट पॉइंट इज अनइक्वल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर जनरेट विंड्स। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि अनइवन हीटिंग है वो विंड्स को जनरेट करती है। अनइवन हीटिंग कैसे करेगी? अब एक हॉट रीजन, एक कोल्ड रीजन है, ठीक है। तो एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? हॉट रीजन के कांटेक्ट में आती एयर की प्रॉपर्टी ये कि वो अप ऊपर उठती है और उसकी जगह पे जैसे क्लास 7th के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं हीट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 यू स्टडी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके, डे टाइम के अंदर हमारी लैंड ज़्यादा हीट अप करती है, तो जो कोल्ड वाटर यानी कि वाटर का टेम्परेचर जो कोल्ड होता है वहाँ से जो हवा आएगी वो भी कोल्ड होगी, ठंडी होगी। तो ठंडी हवाएं हमारी कोल्ड एयर कहाँ से कहाँ जाएगी? लैंड की ओर, ठीक है। ये हॉट है। सेम यही प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हॉट एयर अप जाएगी तो इसका जो ब्लैंक स्पेस है, जो खाली स्पेस होगा वहाँ पे कौन सी आ जाएगी? कोल्ड एयर आ जाती है। अब कोल्ड एयर के पास ब्लैंक स्पेस हो जाए तो यही रीज़न होता है कि जो हवा का जो सर्कुलेशन रहेगा वो सेम इसी वे से चलता रहता है, हॉट टू कोल्ड, कोल्ड टू हॉट, ठीक है। और यही सब रीजंस होते हैं जिसमें विंड्स जनरेट होगी। ओके, द हीट कोज राइजिंग अप ऑफ एयर। जो अनइवन हीटिंग का मतलब है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हीट अप होना। ओके, तो हीट कोज राइजिंग अप एयर अलोंग विद द वाटर वेपर। तो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ की हीट क्या होगी? अपने वाटर वेपर के साथ में राइज हो जाएगी, एक्सपेंड एंड कूल। अब कूलिंग कोज द वाटर वेपर टू द एयर कंडेंस। अब होगा क्या कि जो कूलिंग है वो वाटर के जो वेपर्स हैं उनको कंडेंस करने का काम करती हैं। अब ये भी हमारे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1st 2nd केमिस्ट्री के अंदर यू हैव स्टडी। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। लिक्विड टू गैस करते हैं देन इवेपोरेशन, यानी इसको वेपर भी बोल सकते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं कि गैस टू लिक्विड वापस कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर क्या पढ़ा हमने कि वाटर वेपर जब कूल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कंडेंसेट होते हैं। तो कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? गैसियस पार्टिकल्स को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो वाटर वेपर है वो जब लिक्विड यानी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडेंस, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, कंडेंसेट करते हैं वो। सो स्टूडेंट, इस लाइन के अंदर क्या है कि दिस कूलिंग कोज द वाटर वेपर इनटू द एयर टू कंडेंस, ठंडे हो जाएंगे। द कंडेंसेशन ऑफ वाटर अकर्स इन सम पार्टिकल लाइक डस्ट एक्ट एज ए न्यूक्लियस फॉर द ड्रॉप ऑफ स्टिक अराउंड। और यही वाटर के वेपर ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ड्रॉप की डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू वाटर वेपर और वेट भी, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करते हैं डेंसिटी बढ़ जाएगी और डेंसिटी बढ़ने के कारण वो ड्रॉपलेट बड़े होते जाएंगे और लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्लाउड्स एंड वाटर, यानी रेन की तरह बन जाते हैं ये। और वही जो ये सेम टॉपिक हमारा इफेक्ट द कोज टू रेन, बारिश बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर इसी को हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, यानी कि जो वेपर को कंडेंसेट किया, ड्रॉपलेट बने, वही ड्रॉपलेट मिक्सअप होंगे, रेन बन जाएगी। और वही अगर रेन नीचे आते टाइम वो ज़्यादा कंडेंसेट हो जाती है तो वो बन जाते हैं हेल्स। हेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम ओले या फिर जो बर्फ के पार्टिकल होते हैं छोटे आइस, वो हेल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। जैसे अभी हमने जस्ट टॉपिक किया उसके अंदर लास्ट पॉइंट आपका क्लाउड्स के बारे में था जो मैंने अभी स्टडी किया है कि ड्यूरिंग द डे टाइम के अंदर वाटर इवेपोरेट फ्रॉम वाटर बॉडी, कि जो हमारी सीज जितने भी समुद्र का जो एरिया होता है ना, सी साइड्स एरिया होते हैं, वहाँ पे हीट अप होने के कारण सी का जो वाटर है वो इवेपोरेट करता रहता है, ठीक है। और वो एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर की फॉर्म में चला जाता है। अब वही वेपर्स वापस क्या होते हैं? कंडेंसेट, ठीक है। Air also become hot due to the sunlight and start rising up due to less
मास पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी, लेस डेंसिटी के कारण वो अप होती जाएगी विद वाटर वेपर। एज द एयर राइजेज अप इट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड होती रहेगी एंड कूल्स डाउन, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अप होती जाएगी ना ये एक्सपेंड होने का मतलब ठंडे होते जाएंगे ये। अब यही सेम टॉपिक को अगर और ज़्यादा आगे लेके जाते हैं, द कूलिंग ऑफ एयर, लास्ट वन, द कूलिंग ऑफ एयर कॉज वाटर वेपर इन एयर टू कंडेंसेट, कंडेंसेट होंगे। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर अकर्स, स्मॉल ड्रॉपलेट ग्रो, स्मॉल जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है वो ग्रो करेगी, एंड सम बिग बाय मोर एंड मोर कंडेंसेशन ऑफ अदर ड्रॉपलेट, दिस स्टेप फॉर्म द क्लाउड्स, और यही स्टेप हमारे क्लाउड्स तैयार करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पॉल्यूशन, कि ह्यूमन बीइंग की वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करने का काम करती है, ठीक है। देयर आर मेनी एक्टिविटीज मेड बाय ह्यूमन बीइंग दैट कॉज द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड मेनी अदर टाइप ऑफ, ठीक है। सो यू कैन यू ऑल्सो राइट सम अदर वेज अदर देन द बुक, बुक के अलावा भी आप अपने अदर वे लिख सकते हैं इसके अंदर। सो स्टूडेंट अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम, इनका जब एक्सेसिव यूटिलाइज करते हैं एक लिमिट तक तो ठीक है, मॉडरेट वे तक नो प्रॉब्लम, बट एक्सेसिव यानी कि ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं तो दैट क्रिएट ऑक्सीजन, ऑक्साइड वर्ड जो यहाँ पे वो है रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कि कंबसन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन मीन्स कंबसन। तो कंबसन के टाइम पे वो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड तैयार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी क्रिएट कर सकते हैं, ये पॉइंट रहेगा हमारा। एंड नेक्स्ट वन इज मेनी इंडस्ट्रीज रिलीज हाई अमाउंट ऑफ पॉइजनस गैसेज, कुछ काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड एसिडिक रेन का काम भी करेंगे, तो कुछ इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वो भी एयर पोल्यूशन करती है विद पॉइजनस गैसेज। और क्या हो सकता है एयर पोल्यूशन के अंदर, प्लांट्स डिफॉरेस्टेशन, अगर किसी एक पार्टिकुलर एरिया पे अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं वहाँ पे पहले से फैक्ट्रीज है तो एयर का पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का नुकसान क्या होगा यहाँ पे कि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इंडस्ट्री बढ़ने का मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो गैसियस पार्टिकल यूज़ करेंगे हम, लिक्विड केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं, वो जब हीटअप होते हैं तो वो इवेपोरेट करेंगे और इन्वायरमेंट के अंदर एयर पोल्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर। अब हम एक ह्यूमन बीइंग की सर्वाइवल की बात करते हैं, उसमें जो प्राइमरी पॉइंट्स हमारे जो आते हैं वो एयर, वाटर एंड सॉइल रहेगा, ठीक है। सो वाटर का क्वेश्चन हमारा, तो ये हमारे लिए एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल का एक प्राइमरी पार्ट्स रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नीड वाटर बिकॉज, क्यों चाहिए, सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस सेलुलर प्रोसेसेस। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर बात करते तो लगभग जो प्रोसेसेस है वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर चलती रहती है, ठीक है स्टूडेंट। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी नीड्स वाटर, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वाटर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन इन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का जो काम रहेगा उसमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर कूल डाउन करने का काम भी वाटर के अकॉर्डिंग रहता है। ओके, सो ये हमारा एक प्राइमरीली पार्ट्स जो रहते हैं उनका एक पार्ट है ये। What is the major source of fresh water in the city, town, village where you live? कि आपके लिए फ्रेश वाटर का रिसोर्सेज क्या क्या है, सोर्सेज क्या है यहाँ पे। अंडरग्राउंड वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरग्राउंड वाटर मेजर सोर्स है ये, ठीक है, हर जगह पे मिल सकता है। रेन अल्टीमेट सोर्स होता है और अंडरग्राउंड यहाँ पे मेजर सोर्स रहेगा फ्रेश वाटर का। ओके, इसके अलावा इट इज़ ड्रोन विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप, क्यों, क्योंकि अंडर द वाटर, अंडर द ग्राउंड होने के कारण ये हर जगह पे जो है हमारी डिप्लेशन रहती है ये लगातार बढ़ती जा रही है। डिप्लेशन का मीन्स वाटर टेबल का ब्लो डाउन, यानी कि नीचे चले जाना, ठीक है। तो जो वाटर टेबल होती है वो हमारी वेरी कर सकती है एज पर डेप्थ, किन्हीं जगहों के ऊपर ये बिल्कुल अब भी मिल सकती है, किन्हीं जगह पे वो काफ़ी डीपली भी मिलेगी,
ओके स्टूडेंट, सो अगर हम बात करते हैं ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप, ट्यूबवेल, अदर नियर बाई रिसोर्सेज, अगर हम अंडरग्राउंड वाटर के अलावा बात करते हैं तो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये भी हमारी हेल्प करते हैं एज ए फ्रेश वाटर में, ठीक है। डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्सेज, क्या आप किसी एक्टिविटीज़ को जानते हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं? जैसे एयर पोल्यूशन के अंदर हमने स्टडी किया था, तो अब हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन है क्या, कि जो हमारे यूजेबल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर अगर अनयूजेबल जिनको हम कंटामिनेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंटामिनेंट्स, पॉल्यूटेंट्स, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंटामिनेंट्स, पॉल्यूटेंट्स, अनयूजुअल पार्टिकल, अगर इनमें से कोई भी हमारे यूजेबल पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं, देन वी कैन से दैट इज पॉल्यूशन, या फिर दैट इज पॉल्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल्स। If these particles are combined with air, then it is called air pollution. If these particles are combined with water, water pollution. These particles are combined with soil, then we can say soil pollution. Okay, so student, यहाँ पे हमारे water sources का pollution की topic है, the activities of which may be polluting the water body are, क्या क्या हो सकती है? डिस्पोजल ऑफ गार्बेज और सीवेज, हमारे घर से जो वेस्ट मैटर निकलता है सीवेज, वो सिटीज़, टाउन, कहीं का भी, ठीक है, फैक्ट्रीज का, अगर वो वाटर बॉडी के अंदर मिक्स हो जाता है देन इट इज वाटर पोल्यूशन। रिलीज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री का जो गर्म पानी रहेगा, अगर उसको हम वाटर बॉडी के अंदर मिक्स कर देते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्ट डालता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो ना ज़्यादा हॉट वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडी डिस्टर्बिंग द BOD, ठीक है, सिंपल पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे बनी है? Chapter number 9, class 7th, you have studied soil is the particles breakdown from किसी भी rock का जो particle रहेगा, the particle breakdown from the rocks that convert into soil. Okay, rocks near the surface of earth are broken down by various physical, chemical and biological processes. दिस प्रोसेस टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, कि हमारी सरफेस के पास, अर्थ की सरफेस के पास में जो भी रॉक्स होती है ना, उनके पार्टिकल टाइम टू टाइम टूटते रहते हैं, ब्रेक डाउन होते रहते हैं, और उसमें प्रोसेस कोई भी हो सकती है, बाय फिजिकल, किसी ऑब्जेक्ट के गिर जाने के बाद भी हो सकता है, केमिकल, एसिड रेन से भी हो सकता है हमारा, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल के अंदर आपके नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ सकती है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है कन्वर्ट होने में। सो स्टूडेंट, द वेदरिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइन पार्टिकल कॉल्ड सॉइल। दिस वेदरिंग यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स का जो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, उसको हमने नाम दिया वेदरिंग। द वेदरिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइन पार्टिकल दैट इज कॉल्ड सॉइल। देयर आर सम अदर फैक्टर, अदर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एयर, वाटर, ये भी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय सन हीट दैट कॉज देम ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। सनलाइट के कारण, सनलाइट के कारण क्या होता है कि जैसे ही अब नाइट टाइम के अंदर टेम्परेचर और डे टाइम का जो टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, उसमें हमारे जो रॉक्स के पार्टिकल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का मतलब सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं, यही रहेगा। उसके अंदर क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल एक बार सिकुड़ता है एंड देन कंप्रेस होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उनके अंदर ब्रेक डाउन आ जाता है,
और वही ब्रेकडाउन सॉइल क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा, वाटर डिजॉल्व रॉक फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्लोइंग। अब जब फास्ट फ्लोइंग वाटर किसी भी एक सरफेस से गुजरता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को साथ में अपने ब्लॉक कर देता है, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण भी पार्टिकल्स टूटते हैं। ओके, इसके अलावा विंड कोज, हवाएं चलती है तो सेम जैसे वाटर फ्लो करेगा वैसे ही फास्ट ब्लोइंग, तो उससे भी एरोजन होता है, पार्टिकल्स टूट जाते हैं, क्योंकि धूप के अंदर पार्टिकल वैसे ब्रेक डाउन हो गए थे क्रैकिंग के कारण, और जब हवाएं चलती है वही क्रैक्स पार्टिकल क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स भी हेल्प करते हैं यहाँ पे। प्लांट्स की जब प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं तो वो भी क्रैकिंग को और ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, लिचेंस एंड स्मोजेस ग्रो ऑन रॉक सरफेस एंड ब्रेक देम इनटू पाउडर डाउन एंड फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये भी हमारी हेल्प करते हैं एज ए सॉइल के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल एरोजन। अगर एरोजन वर्ड की बात करते हैं तो ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, अब हमने ब्रेकिंग डाउन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे एरोजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉइल आफ्टर ब्रेक्स। ये सॉइल आपकी टूटी हुई थी पहले से ही और उसका एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो जाना, यानी वन सरफेस से सेकंड सरफेस की ओर अगर सॉइल के पार्टिकल मूव कर रहे हैं विद एयर, वाटर, एनी नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी फैक्ट यहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे एरोजन का, कि सॉइल के पार्टिकल का एक सरफेस से दूसरी सरफेस की ओर मूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। अगर हिंदी में बात करें तो कटाव। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल एरोजन। ओके, यानी कि जो सॉइल की जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर रिमूव हो जाती है। इट इज रिच इन ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट। अब होता क्या, तो हमारी अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है ना, उसके अंदर ह्यूमस, न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें, बैक्टीरियाज, माइक्रो बैक्टीरिया, सारे के सारे इसके अंदर ही होते हैं। ठीक है, द एजेंट ऑफ सॉइल एरोजन आर मेनली, क्या क्या हो सकता है, एयर के थ्रू, यानी जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते वहाँ पे तेज हवाएं उन पार्टिकल्स को उड़ा कर ले जाती है, बाय एयर, बाय फ्लोइंग वाटर, वाटर के थ्रू, लैंड बिकम इनफर्टाइल इफ दिस प्रोसेस अकर फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लंबे टाइम तक सॉइल एरोजन होता रहेगा, यानी हमारी अपर लेयर अगर उड़ती रहेगी, मीन्स ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स वाली जो सॉइल अगर मूव होती रहेगी, तो उस जगह के ऊपर फर्टिलिटी लेवल डाउन चलता जाएगा और वो जगह क्या बन जाएगी हमारी, इनफर्टाइल। ओके, एंड द रीजन फॉर सेम इज द लॉस ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। जो अभी मैंने बताया कि अपर लेयर के अंदर, जो सॉइल की अपर लेयर होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, ठीक है, ह्यूमस, ये हाईएस्ट अमाउंट के अंदर होते हैं, और यही अगर पार्टिकल्स हमारे दूसरी जगह पे उड़कर चले जाएंगे तो हमारी जो सॉइल, जो नीचे का पोर्शन है, वो कैसा हो जाता है, इनफर्टाइल। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल एरोजन। कि सॉइल एरोजन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन वी कंट्रोल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट, यानी डिफॉरेस्टेशन के अंदर कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या रहेगा, ग्रोन अगेन न्यू प्लांट्स, ग्रो अगेन न्यू प्लांट्स फॉर फॉरेस्ट। अगर हम न्यू फॉरेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, नए प्लांट्स ग्रो करने को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर, जिन जगह पे सॉइल एरोजन की प्रॉब्लम, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दो, छोटे प्लांट्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों हेल्प करते हैं ये, बिकॉज जो प्लांट्स की जो रूट्स रहती है, जो रूट्स है वो बाइंड करती है। ठीक है, जो सॉइल को बाइंड्स करने का काम करती है, और बाइंड करने के बाद में ये सॉइल को उड़ने नहीं देंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज कंटूर प्लॉइंग। कि अगर हम उनके अंदर प्लॉइंग मेथड प्रॉपरली यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे भी सॉइल एरोजन को कम कर सकते हैं। कैसे होगा, कि प्लॉइंग का काम क्या रहेगा, कि अपर लेयर ऑफ सॉइल और जो सेकंड लेयर, यानी कि उसके बाद लोअर लेयर ऑफ सॉइल है, उसको चेंज करने का काम करते हैं, इंटरचेंज। ठीक है, यानी हमारे जो ह्यूमस, माइक्रोबैक्टीरियल, जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स रहेंगे वो अप आ जाते हैं। ठीक है, उसका भी काफ़ी इफेक्ट रहता है यहाँ पे।
अप है तो वो डाउन चले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कंटूर, ठीक है। इसके अलावा स्टेप फार्मिंग करके हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि टेरेस फार्मिंग बोलते हैं जिसको, अप एंड डाउन। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको सेकंड में कंटूर प्लाविंग, उसी के अंदर स्टेप वाइज, ठीक है। स्टेप वाइज के अंदर क्या होता है, एक तो एयर का इफेक्ट नहीं रहता, दूसरा वाटर का भी, बांध बनाकर बड़े बड़े, और इनको कंटूर फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, कंटूर प्लाविंग। ठीक है। सॉइल कवर, सॉइल को कवर करके भी हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सॉइल कवर, ठीक है, सॉइल को कवर करके भी, ताकि हवाएं जब भी चलती है तो सॉइल के ऊपर कवर हो जाए तो वो एरोज नहीं करेगी, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग, अब यहाँ पे ग्रेजिंग प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजिंग प्रोसेस का फायदा क्या होगा कि जैसे कोई प्लांट्स जब ग्रेजिंग की जाती है तो उसके अंदर जो रूट्स है वो और ज़्यादा पेनिट्रेट करती है फॉर नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो वो भी हमारा रहेगा। सो स्टूडेंट, मैं अगेन एफोरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करके, कंटूर प्लाविंग यानी कि बांध बनाकर, जैसे अपने अपने जो खेत होते हैं ना उनके बाहर एक स्पेशल यहाँ पे बांध बना सकते हैं छोटे लेवल के, ठीक है, तो ताकि ना तो वाटर इसका दूसरी जगह जाए और दूसरे खेत का वाटर इस साइड ना आए, इस टाइप से वो भी कर सकते हैं हम। टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं अप डाउन की फॉर्म के अंदर, उसमें भी हमें कंटूर प्लाविंग तो फिर भी करनी पड़ेगी, नहीं तो ऊपर का वाटर सारा का सारा नीचे आ जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा। सॉइल को कवर करके, और ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग के लिए रूट को ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे और रूट ज़्यादा सॉइल को बाइंड करने का काम करेगी। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट आर द डिफरेंस स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल, कि जब वाटर साइकिल प्रोसेस होती है उसके अंदर वाटर हमें किन किन स्टेट के अंदर मिलेगा। ड्यूरिंग द वाटर साइकिल वाटर इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट के अंदर कैसे, जैसे स्नो, आइस, इस टाइप के अंदर। लिक्विड स्टेट वही स्नो वापस किसमें, ग्राउंड वाटर और रिवर के अंदर। और गैसियस स्टेट तो ऑल ओवर रहती है हमारी वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर। यानी हम जब भी वाटर साइकिल की अगर बात करते हैं उसमें वाटर हमें तीनों फॉर्मेट के अंदर मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड आइस, स्नो जाएगा, लिक्विड ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एटसेट्रा, एंड गैसियस यानी कि वाटर वेपर। नेम टू बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कोई भी दो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के नेम बताइए जिसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। सिंपल, एक तो नाइट्रेट्स हो जाएगा आपका, जिसको हम NO2 से डिनोट करते हैं, ठीक है, और दूसरा नाइट्रेट्स NO3 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO3 नाइट्रेट्स। ओके, द बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, NO3। नेक्स्ट वन, list any 3 human activities which would lead to an increase in the CO2 content of air। कि ह्यूमन बीइंग की कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो CO2 लेवल को इंक्रीज करने में ज़्यादा लीड करते हैं। तो वो रहेगी हमारी व्हीकल्स के बारे में लिख सकते हो आप, ठीक है, इंडस्ट्री का हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल का यूटिलाइज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो द ह्यूमन एक्टिविटीज वुड लीड टू एन इंक्रीज इन CO2 कंटेंट ऑफ एयर यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन, अगर हम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा कट करते हैं तो CO2 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे CO2 को गेन करने का काम करते हैं, तो वो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो CO2 बढ़ जाएगी। रेस्पिरेशन इज द नेचुरल वे टू रिलीज CO2। हम रेस्पिरेशन के अंदर भी CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। इट इज बैलेंस बाय द ऑक्सीजन ऑफ प्लांट्स, और ये प्लांट्स ही उसको बैलेंस बना के छोड़ते हैं। प्लांट्स CO2 लेंगे, बदले में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ की बात जो अभी जस्ट मैंने बताई थी, ठीक है, कंजप्शन ऑफ फ्यूल जिसमें CO2 लेवल बढ़ता है। फ्यूल्स आर बर्न टू कैरी आउट एक्टिविटीज कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल। ओके, तो ये हमारे कुछ एक एक्टिविटीज है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी वो इफेक्ट जो हमारी ग्रीनरी को इफेक्ट डालते हैं,
हमारे प्लांट्स पेड़ पौधों को इफेक्ट डालने का काम करते हैं ना, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब होगा क्या देखो, और ग्रीन हाउस का ज़्यादा इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग के साथ, वो भी टॉपिक नेक्स्ट आएगा इसमें। सम गैसेज लाइक CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड प्रिवेंट टू एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस बाय ट्रैपिंग। अब अर्थ की सरफेस जो सराउंडिंग की, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो हीट को कैप्चर तो कर सकती है बट उसको एस्केप नहीं होने देती। ठीक है, द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल बी इंक्रीज। तो अर्थ का टेम्परेचर, जैसे सनलाइट के अंदर हम एक अगर एनक्लोज यानी कि कंप्लीटली क्लोज गाड़ी की बात करते हैं, व्हीकल की, तो हीट का सेम प्रोसेस यहाँ पे है, वो सेम प्रोसेस उस गाड़ी के साथ होता है कि हीट अंदर तो जा सकती है, ठीक है, हीट ट्रैप हो जाएगी, उसमें बंद हो जाएगी, एनक्लोज हो जाएगी एंड कैन नॉट स्केप नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या रहेगा, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू दी सराउंडिंग के। तो सेम हमारे साथ भी ये होता है कि हमारी अर्थ के अंदर जो भी सनलाइट के थ्रू जो हीट अप होती है वो जनरेट तो हो सकती है अंदर की ओर, ट्रैप हो जाएगी बट कैन नॉट स्केप। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि हमारी जो ग्रीनरी को नुकसान होगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग, कंप्लीट जो हमारा ग्लोब है वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। दो टाइप की ऑक्सीजन कौन कौन सी फॉर्म के अंदर हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन जो हम रेस्पिरेशन के अंदर यूज करते हैं, एंड सेकंड वन इज O3 यानी ओजोन जो एक लेयर की फॉर्म के अंदर है। द टू फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर आर एलिमेंटल ऑक्सीजन नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक यानी कि दो एटम से मिलकर बनती है। सेकंड इज ट्राई एटॉमिक, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, और दैट इज 21% इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, जो नॉन पॉइजनस इन नेचर, जिसका हम यूज भी करते हैं एज ए रेस्पिरेशन प्रोसेस। एंड सेकेंड वन इज ट्राई एटॉमिक, ठीक है, फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, इट कंटेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और O3 यानी कि ओजोन हमारी हेल्प भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, वाई इज द एटमॉस्फेयर इसेंशियल फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर इसेंशियल क्यों है हमारे, अगर हम अपनी लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट वन, इट मेंटेन द एप्रोप्रिएट क्लाइमेट, मेंटेन करने का काम करता है कि जो क्लाइमेट एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए, प्लांट्स एनिमल्स को चाहिए अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, और हमारी जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको ये एवरेज में रखता है। ठीक है, यानी स्टेडी लेवल, जैसे नाइट को ज़्यादा ठंड है तो दिन में गर्मी, एवरेज हो गया। ठीक है, स्टेबल हो जाता है ये, तो ये काम करता है। इट प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो एकदम से जो टेम्परेचर चेंज होता है ना डे टाइम के अंदर, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जो गैसेस हमें लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, CO2, उन सभी का एक कम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी हेल्प करता है। ए थिक लेयर ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर फिल्टर द हार्मफुल। अगर हम बात करते हैं ओजोन की, जो हमारी अर्थ के एक आउटर लेयर की तरह काम करती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है ये। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो सन की जो हाइयर इंटेंसिटी यानी कि हैवी अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है उनको कंट्रोल करती है ये, किस वे में, एज ए फिल्टर पर्पज, फिल्टर करके। ठीक है, और फिर उसको अपनी अर्थ के अंदर सेंड करने का काम करती है। ओके, तो उससे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, वाई इज वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इसेंशियल क्यों है? ओके, तो वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड मीडियम टू कैरी आउट सेलुलर प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है। सेलुलर प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं हम, ठीक है, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ब्लड के थ्रू हो, उन सभी के अंदर ये
रिक्वायरमेंट होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको कूल डाउन रखता है, मेंटेन करने का काम करता है। और ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर लगभग 70% बॉडी वाटर से बनी हुई है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सॉइल। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन सॉइल। हम सॉइल के ऊपर कैसे डिपेंड है। आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल। क्या वाटर के अंदर यानी कि एक्वेटिक एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, क्या वो सॉइल के इंडिपेंडेंट है। सो स्टूडेंट आंसर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सॉइल। कैसे। सॉइल हैव टू बाइंड द रूट ऑफ प्लांट्स। जैसे अभी इससे पहले सॉइल इरोजन टॉपिक के अंदर मैंने बताया था, द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट वाइटामिन्स होते हैं, वाटर को सक करने की जो प्रोसेस होती है वो रूट्स के थ्रू करते हैं, और वही रूट्स के थ्रू स्टेम से लीफ के पास खाना बनेगा, वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो अपना सर्वाइवल करते हैं। इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये नेचुरल हैबिटेट रहने की जगह है किस किस के लिए। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, अर्थवर्म, ठीक है। इसके अलावा ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है, ठीक है। जो हमारे रोडेंट्स होते हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं छोटे, उनको भी ये हेल्प करती है। रेट, रैबिट्स, उनका होम होता ही है, ठीक है। अर्थवर्म है, उसके लिए भी एज ए होम काम करती है। अर्थवर्म परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी इन द सॉइल, और ये हमारी हेल्प करते हैं बाय फर्टिलिटी, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। सेकंड पॉइंट जो हमारा वाटर का था कि वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स इंडिपेंडेंट होते हैं क्या, कंप्लीटली। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट। टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे। दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन एक्वेटिक प्लांट फॉर फूड एंड अदर सब्सटेंस। क्योंकि ये सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि खाना तो उनको प्लांट से मिलेगा ना। दीज एक्वेटिक प्लांट्स इज टर्न रिक्वायर मिनरल फॉर देयर सब्सटेंसेस, ठीक है। दीज मिनरल आर कैरिड टू वाटर बॉडी फ्रॉम सॉइल। अब पौधों को भी तो सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स, वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स। वो कहाँ से मिलेंगे, सॉइल के पार्टिकल से, ठीक है। और वो सॉइल के पार्टिकल कहाँ से आते हैं, रिवर, रेन वाटर, सप्लाई ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द वाटर बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे, और विदाउट सॉइल ना तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, ना एम्फीबियंस और ना टेरेस्ट्रियल, ओके। Have you seen weather report on television and in newspaper? How do they think we are able to predict the weather? कि वो वेदर को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, कि वेदर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। एयर, विंड स्पीड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इनको कंट्रोल करने का जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड, एयर प्रेशर एंड ऑल अदर फीचर विच इन्फ्लुएंस वेदर। जो वेदर के बारे में जो स्टेट्स कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड बाय रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स लगे होते हैं ना, जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं कि विंड की स्पीड इतनी है, क्लाउड्स यहाँ पे है, और 1 घंटे के बाद में ये क्लाउड्स इस पॉइंट पे चले जाएंगे, कंडेंसेशन कितना होगा, अगर कंडेंसेशन ज़्यादा होता है तो बारिश आ सकती है, तो वो ऐसे इनको फोरकास्ट करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विच प्रिपेयर ए वेदर रिपोर्ट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मैप। दिस इंफॉर्मेशन इज फर्दर ट्रांसफर टू रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर, ओके। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों के बारे में। वी नो दैट many human activities lead to increasing the level of pollution of air, water and soil. Do you think that isolating these activities to specific and limited area would help in reduce pollution?
कि ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो एयर वाटर और सॉइल का पॉल्यूशन करती है। तो अगर हम इन एक्टिविटीज़ को कुछ कम कर देते हैं, लिमिटेड एरिया में छोड़ देते हैं, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? यस। आइसोलेटिंग ह्यूमन एक्टिविटी टू स्पेसिफिक एरिया वुड हेल्प इन रिड्यूस पॉल्यूशन। जैसे क्या क्या हो सकती है ये पॉइंट्स हमारे? सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री इन आइसोलेटेड रीजन विल कंट्रोल पॉल्यूशन टू सम एक्सटेंट। अगर हम इंडस्ट्री को एक परफेक्ट जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, जैसे किसी पॉल्यूटेड वाली जगह से, जहाँ पे एक तो रहने की जगह, ठीक है, रेजिडेंशियल जो एरिया होते हैं वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी जगह ट्रांसफ़र करें जहाँ पे आसपास में फॉरेस्ट हो, ताकि फॉरेस्ट उनको प्यूरिफाई कर सके गैसियस पार्टिकल्स को, ठीक है। इसके अलावा वाटर बॉडी के पास में ना हो, कि जो फ्रेश वाटर बॉडी है उसके पास में ना हो, और उन इंडस्ट्री को हम ये कंप्लीट यहाँ पे पॉइंट्स रहेगा कि स्ट्रिक्टली उनको बोल दी जाए कि जो भी वाटर वो रिलीज करते हैं अपनी इंडस्ट्री से, वो शुड बी इन ना तो एसिडिक नेचर ना बेसिक नेचर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजर, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करके ही वो वाटर बॉडी के अंदर उनको ट्रांसफर करते, तो ये हमारी कुछ हेल्प कर सकती है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल लैंड, वहां पे कोई इंडस्ट्री ना लगे, ओके। तो कहां पे करेंगे? वो बैरन लैंड के ऊपर। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। कि फॉरेस्ट एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी और सॉइल की क्वालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं यहाँ पे। तो फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्स इन द वे, कैसे? फर्स्ट पॉइंट हमारा एयर। अब एयर के अंदर हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन एंड CO2 बैलेंस इन एयर, दे रिड्यूस द लेवल ऑफ CO2। CO2 का कम करते, क्योंकि CO2 का यूटिलाइज करते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। तो वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। These maintain temperature of the environment, environment का टेम्परेचर कम हो जाएगा। फॉरेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये मैंने अभी बताया आपको। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जितनी ज़्यादा होगी उतना CO2 की वैल्यू कम होती जाएगी और ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, तो सॉइल में ट्रीज स्प्रेड देयर रूट्स, अपनी रूट को स्प्रेड करते हैं। रूट सॉइल को बाइंड करने का काम करती है, और उससे एक तो सॉइल का एरोजन नहीं होगा, रिड्यूस द सॉइल एरोजन। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको बायोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाटर साइकिल पे क्या इफेक्ट होगा? वाटर साइकिल विल बी मेंटेन बाय द हेल्प ऑफ ट्री। क्यों? क्योंकि हमने स्टडी किया चैप्टर के अकॉर्डिंग कि फॉरेस्ट है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर को भी कंट्रोल करने का काम करेंगे, और हमारी सरफेस के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसको भी फिल करने का काम करते हैं, यानी कि फ्लड के टाइम पे ये वाटर को मैनेज कर सकते हैं। अगर फ्लड भी आ जाते हैं तो उसको मैनेज करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर रूट टू इनफिल्टर द वाटर इन अंडरग्राउंड, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपका चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज इज कंप्लीटेड, और होप सभी को कंप्लीटली प्रॉपरली समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।